Hi everyone, this is Dr. Ankit Goyal, your psychiatric mental health nursing faculty at Nursing Next Life. Welcome to this video. इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है मेंटल हेल्थ असेसमेंट। मतलब अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है विद साइकाइट्रिक इलनेस, कैसे हम उसका असेसमेंट करते हैं। हम हिस्ट्री टेकिंग से स्टार्ट करेंगे। अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। हम डिस्कस करेंगे हेडिंग्स की, हिस्ट्री टेकिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं। साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स के बारे में भी बीच बीच में बात करेंगे, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर पेशेंट में डिप्रेशन है या अगर पेशेंट में स्किज़ोफ्रेनिया है तो किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स या किस तरह के इंपॉर्टेंट क्लूज़ हमें मिल सकते हैं ड्यूरिंग द हिस्ट्री टेकिंग। देन लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे MSE, दैट इज़ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट आर द गोल्स ऑफ मेंटल हेल्थ असेसमेंट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट गोल तो ये है कि अगर पेशेंट में कोई साइकाइट्रिक इलनेस है देन वी वांट टू मेक द डायग्नोसिस सो दैट हम पेशेंट की ट्रीटमेंट कर सकें। नो, नॉट जस्ट मेकिंग द डायग्नोसिस, वी ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ द डायग्नोसिस। इसका मतलब है हम डायग्नोसिस को पेशेंट के सोशल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल बहुत सारे और फैक्टर्स के साथ भी असेस करते हैं कि क्या उन फैक्टर्स का डायग्नोसिस पे कोई रोल है, क्या डायग्नोसिस की ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में उन फैक्टर्स को मॉडिफाई करके हमें मदद मिल सकती है। तो हम एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करते हैं व्हेन वी आर मेकिंग अ डायग्नोसिस। एंड लास्टली बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं पेशेंट से एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप जिसे हम बोलते हैं रैपो। सो रैपो बिल्डिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द असेसमेंट। अगर हमारी पेशेंट के साथ रैपो, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, दैट विल हेल्प पॉजिटिवली इन द मैनेजमेंट। अगर रैपो इस्टेब्लिश नहीं होगी या रैपो पुअर होगी तो पेशेंट की ट्रीटमेंट भी उसमें अफेक्ट हो सकती है। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ मेंटल हेल्थ असेसमेंट। नाउ विल डिस्कस साइकाइट्रिक इंटरव्यूइंग के कुछ इंपॉर्टेंट जनरल प्रिंसिपल्स। तो जब हम पेशेंट का इंटरव्यू करते हैं तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगेन यू शुड हैव गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज प्रिंसिपल्स। पहला है प्री इंटरव्यू कॉन्टैक्ट्स एंड ऑफ कोर्स द इंटरव्यू। सो कोई प्री इंटरव्यू हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स हैं। सपोज पेशेंट इमरजेंसी से रेफ़र हुआ है, हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वी ट्राई टू हैव अ लुक एट दैट एंड देन ऑफ कोर्स कम्स द इंटरव्यू पार्ट। नाउ जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं, सेटिंग द स्टेज फॉर द फर्स्ट एनकाउंटर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम पेशेंट से पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार पेशेंट का इंटरव्यू कर रहे हैं, सो वी शुड हैव अ लुक एट द प्लेस वेयर वी आर टेकिंग द इंटरव्यू। अगेन प्लेस ऐसी नहीं होना चाहिए जहाँ पे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, मतलब इन द मिडल ऑफ द इमरजेंसी अगर हमें एक डिटेल इंटरव्यू करना है सो इट मे बी डिफ़िकल्ट। सो एक काम प्लेस होनी चाहिए, क्वाइट प्लेस होनी चाहिए सो दैट पेशेंट भी डिस्ट्रैक्टेड ना हो। काफ़ी बार कुछ साइकाइट्रिक इलनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंट विद मेनिया। हम डिस्कस करेंगे मेनिया एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट की एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हैं, पेशेंट इज़ सो एक्साइटेड, तो इसमें पेशेंट डिस्ट्रैक्टेबल होते हैं। अगर हम ऐसे पेशेंट से बात करेंगे ऐसी कंडीशन में जहाँ बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, सो पेशेंट मे नॉट बी एबल टू फोकस ऑन द इंटरव्यू। एट द सेम टाइम जब हम पेशेंट से इंटरव्यू करते हैं, इट शुड नॉट बी दैट कि हमने भी बहुत सारे पेंडिंग वर्क रखे हुए हैं। सो मैंने 5 मिनट पेशेंट से बात की, देन हमने कुछ और काम किया, नहीं। अगेन दैट विल कॉज अ हिंड्रेंस। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड प्लेस वेयर वी कैन टॉक टू द पेशेंट एंड जहाँ पे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस ना हो। देन थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्ट एंड सेफ्टी। तो पेशेंट शुड बी कंफर्टेबल इन दैट प्लेस। पेशेंट को लगना चाहिए दैट ही इज़ सेफ वेयर वी आर टेकिंग द इंटरव्यू। नॉट जस्ट द पेशेंट, सेफ्टी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज वेल। So as a nursing officer या as a nursing student, if you are seeing a patient, your safety should also be important. So अगर you have an information or you are able to see that patient is aggressive, patient agitated है, then you may also have some security personnel with you so that if any thing occurs, you are safe. Also ऐसे patient में also we try to see कि हम exit के पास में खड़े हैं, जो दरवाज़ा है जहाँ से हम बाहर जाना है हम उसके आसपास हों, so that we can exit if there is some
प्रॉब्लम्स टू आर सेफ्टी. सो कंफर्ट एंड सेफ्टी दोनों की होनी चाहिए, पेशेंट की भी एंड ऑल्सो द पर्सन हु इज टेकिंग द इंटरव्यू. देन थर्ड इज प्रिवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी पेशेंट हमसे डिस्कस कर रहा है इट शुड बी प्रिवेसी मेंटेन होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए, दैट वट एवर पेशेंट इज टेलिंग अस इट शुड बी बिटवीन द पेशेंट एंड अस. एंड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें फैमिली मेम्बर्स को पास ऑन करनी है इट शुड बी इन द नॉलेज ऑफ द पेशेंट. सो पेशेंट को पता होना चाहिए. एंड समटाइम्स इफ़ वी हैव टू डिस्कस सम इश्यूज़ ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के बारे में हमें कुछ इश्यूज़ फैमिली मेम्बर से डिस्कस करने हैं, तो वी शुड टेक परमिशन फ्रॉम द पेशेंट कि क्या हम वो चीज़ें फैमिली मेम्बर से डिस्कस कर सकते हैं. मैंने पेशेंट का इंटरव्यू किया, देन आई एम प्लानिंग कि अब हम फैमिली मेम्बर्स को बुलाएं. सो देर मे बी सर्टन थिंग्स विच आई वुड वॉन्ट टू डिस्कस विद द फैमिली मेम्बर्स, बट आई विल आस्क द पेशेंट that what all things I can discuss with them. So privacy and confidentiality is a very very important part of psychiatric interviewing. Then third is involvement of third parties. अगर हमें पेशेंट के अलावा और किसी पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए तो अगेन वी आस्क द पेशेंट दैट कैन वी डिस्कस दीज थिंग्स विद द पेशेंट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है जिनकी wife is also there with him and we want to discuss certain things. So again we should ask the patient that can we discuss all these issues with the family members or not. So involvement of the third party jab aata hai, again it's important that we have the confidence of the patient. Again otherwise if we discuss something which the patient does not want us to discuss, so it may break rapport, so it may be very negative for rapport building. So it's important to remember this. Next is engagement and relationship building. Again rapport building बड़ा important aspect है. We try to see that कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, हो सकता है द पेशेंट डज नॉट वांट टू डिस्कस, जैसे हम हिस्ट्री टेकिंग में डिस्कस करेंगे. सो एट द फर्स्ट इंटरव्यू देयर मे बी सर्टन एरियाज, फॉर एग्जांपल समटाइम्स व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेक्सुअल हिस्ट्री, patient may not be that much comfortable, so we can keep those aspects maybe for a later on interview जब हमारी patient से अच्छी engagement और एक relationship building हो गई है. So again we should remember these things. Some patients are okay when we discuss these things, so it will depend on person to person. Next aspect again very important is open-ended and close-ended questions. Again this is very important. So हमें patient से open-ended questions पूछने चाहिए, close-ended questions पूछने चाहिए. Now ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब है वो क्वेश्चन जिसका कोई एक सिंगल आंसर नहीं है. सो इट इज़ ओपन फॉर द पेशेंट, वट एवर आंसर ही वॉन्ट्स टू गिव ही कैन गिव. फॉर एग्जाम्पल मैं पेशेंट से अगर पूछता हूँ वॉट डिड ही हैड इन द ब्रेकफास्ट, तुमने मॉर्निंग में क्या खाया था. सो अगेन इट इज़ एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, वट एवर द पेशेंट हैज़ ईटन ही कैन से. सो आई एम नॉट गिविंग एनी वन स्पेसिफिक ऑप्शन टू द पेशेंट. क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन में वी आर गिविंग स्पेसिफिक ऑप्शंस. सो पेशेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है, ही हैज़ टू चूज़ फ्रॉम दोज ऑप्शंस. फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ, क्या मॉर्निंग में आपने आज पराठा खाया था, डिड यू हैड अ पराठा इन द मॉर्निंग टुडे. सो पेशेंट कैन ईदर से येस और नो. सो दिस इज़ अ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन. सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट कि जब हम हिस्ट्री टेकिंग इंटरव्यूइंग हम शुरू करते हैं यूजली वी बिगिन विद मोर ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेशेंट में असेसमेंट कर रहे हैं हेलुसिनेशन की, फॉर एग्जाम्पल आई एम डिस्कसिंग हेलुसिनेशन, हम डिस्कस करेंगे एमएससी में कि हेलुसिनेशन एक साइकोटिक सिम्टम है. हेलुसिनेशन बेसिकली ये होता है दैट इट इज़ अ फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी ऑब्जेक्ट. बिना किसी ऑब्जेक्ट के पेशेंट को कुछ परसेप्शंस एक्सपीरियंस हो रही है. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को कुछ आवाज़ें आ रही हैं ऑल्दो देयर इज़ नो वॉइस अराउंड, बट पेशेंट स्टिल कह रहे हैं कि मुझे कुछ आवाज़ें आ रही हैं. तो जब मैं हेलुसिनेशन के बारे में इनिशियली इंक्वायर करता हूँ आई विल स्टार्ट विद ओपन एंडेड क्वेश्चंस मोर. तो फॉर एग्जांपल आई विल आस्क द पेशेंट क्या अभी पिछले कुछ समय से आपके आसपास कुछ अलग कुछ अजीब महसूस हो रहा है. सो आई विल स्टार्ट विद एन ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड देन वट एवर इन्फॉर्मेशन द पर्सन विल गिव आई विल कीप ऑन आस्किंग टू इलैबोरेट. मैं उसको और इलैबोरेट करने के लिए पूछूंगा. सो इनिशियली हम ओपन एंडेड क्वेश्चन से शुरू करते हैं. ऐसा नहीं है कि हम इस पेशेंट से शुरू में ही पूछेंगे क्या आपको कोई आवाज़ें आती हैं, बिकॉज दिस में बी सजेस्टिंग द पेशेंट में जस्ट से येस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम शुरू करें ओपन एंडेड क्वेश्चन से. लेटर ऑन जब हमें और डिटेल्स चाहिए देन वी कैन गो विद क्लोज एंडेड क्वेश्चन. सो फॉर एग्जाम्पल इफ द पेशेंट सेज येस, हाँ आजकल मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस होता है, तो हम पेशेंट से पूछ सकते हैं इसके बारे में और बताइए. पेशेंट में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं जो और लोग कह रहे हैं कि नहीं है बट मुझे आ रही है.
सो देन वी कैन आस्क मोर क्लोज एंडेड क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, ये आवाज़ कहाँ से लगता है आ रही है, कमरे से आ रही है, कमरे के बाहर से आ रही है, ये आवाज़ मेल की है या फीमेल की है. देन वी कैन गो मोर टूवर्ड्स क्लोज एंडेड. सो ऑलवेज इट्स इम्पॉर्टेंट, ये बड़ा बेसिक है, दैट वी स्टार्ट विद ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड देन सब्सिक्वेंटली जब हमें और डिटेल्स चाहिए होती हैं, हमें और इलेबोरेशंस चाहिए होती हैं, हमें इस्टेब्लिश करना है कि एक्चुअली हेलुसिनेशन है या नहीं है, देन वी लेटर ऑन आस्क दीज क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. सो दिस इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल. नाउ थर्ड इज पर्सन सेंटर्ड एंड डिसऑर्डर्ड बेस्ड. जो इंटरव्यू होता है वो पर्सन सेंटर्ड हो, पेशेंट सेंटर्ड है या डिसऑर्डर्ड सेंटर. अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. पर्सन सेंटर्ड मीन्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सन, है ना. पेशेंट के और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, सोशल एस्पेक्ट्स, कल्चरल, एजुकेशनल, ऑल दोज बैकग्राउंड्स. डिसऑर्डर्ड बेस्ड का मतलब है सिर्फ हम डिसऑर्डर के बारे में बात करें. अगेन इट्स इंपॉर्टेंट दैट इनिशियली वी स्टार्ट विद पर्सन सेंटर्ड इंटरव्यूइंग. पेशेंट के बारे में जाने, पेशेंट के बारे में ही इंफॉर्मेशन लें, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसका करंट जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में. एंड लेटर ऑन ग्रेजुअली वी शिफ्ट टूवर्ड्स डिसऑर्डर्ड बेस्ड इंटरव्यू. अगेन बट इट विल डिपेंड ऑन द सेटिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं OPD में या वार्ड में पेशेंट से इंटरव्यू कर रहा हूँ, व्हेन आई हैव मोर टाइम, देन आई कैन अगेन स्टार्ट विद पर्सन सेंटर्ड एंड देन आई कैन मूव टूवर्ड्स डिसऑर्डर्ड सेंटर्ड. बट इफ आई एम सपोज मैं इमरजेंसी में हूँ, where I may not have that much time, then we may again shift more towards disordered centered interview. So because there my main aim is to see what type of problem the person may be having. So again it's important कि हम person centered और disordered based interview करें depending on the setting. Usually हम start करते हैं person centered से and then we go towards the disorder. Then हम disorder के बारे में और details में patient से बात करते हैं. Now lastly again very important, कितना टाइम हमें देना चाहिए एंड कितने नंबर ऑफ सेशंस हमें पेशेंट से डिस्कस करना चाहिए. अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यूजुअली फर्स्ट इंटरव्यू मे टेक मोर टाइम. फर्स्ट इंटरव्यू अगेन इनिशियली अगर हमें कम प्रैक्टिस है, इट मे टेक 1 hour और इवन मोर. बट जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस आएगा द ड्यूरेशन में डिक्रीज. बट अगेन अगर हम OPD या वार्ड में हैं तो इंटरव्यू टाइम यूजुअली इज मोर. व्हाइल इन इमरजेंसी देन इंटरव्यू टाइम में बी लेस. अगेन नंबर ऑफ सेशंस विल ऑल्सो डिपेंड. If we are able to gather more information in the first interview, तो number of sessions subsequently would decrease. But अगर हम एक interview में बहुत सारी information नहीं ले पाए, then we require more and more sessions. Sometimes patient बहुत ज़्यादा information नहीं दे पाता, so we also require sessions with the family members. Suppose family member is not there, so then we subsequently take more sessions with them so that we can gather more and more information. So these were some important principles of psychiatric interview. Now we will come to how do we approach any patient with psychiatric illness. This is very important. हमारे पास एक पेशेंट आता है with some psychiatric illness, हम उसको कैसे अप्रोच करते हैं. फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है हिस्ट्री टेकिंग. नाउ हिस्ट्री टेकिंग आई एम श्योर आपने देखा होगा मेडिसिन में कैसे लेते हैं, सर्जरी में कैसे लेते हैं, ऑब्स एंड गायनी में कैसे लेते हैं. बट हिस्ट्री टेकिंग साइकाइट्री में थोड़े से डिफरेंसेस हैं. विल डिस्कस इन डिटेल कैसे हम साइकाइट्री में हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं. नाउ हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट टेकन फ्रॉम द पेशेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इट इज़ ऑल्सो टेकन फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट. मतलब कोई जो पेशेंट के साथ है, फॉर एग्जाम्पल कोई फैमिली मेम्बर है, एनी फ्रेंड इज़ देयर जिसको पेशेंट की इलनेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो फ्रॉम दोज पीपल ऑल्सो हम हिस्ट्री लेते हैं. बिकॉज समटाइम्स पेशेंट में कमेंट से सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक मेरी फैमिली मेम्बर्स में कोई प्रॉब्लम है, आप उनको देखो. बट एक्चुअली जब हम पेशेंट से बात करते हैं, पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, तो वी गेट टू नो नहीं पेशेंट में है कुछ प्रॉब्लम्स. सो कभी कभी पेशेंट में नॉट गिव गुड हिस्ट्री. So it's very important, always remember psychiatry में especially we also take information from the informant. Then second aspect जो हम डिस्कस करेंगे वो है एग्जामिनेशन. अगेन एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ जब हम एग्जामिनेशन करते हैं किसी भी पेशेंट का, तो जैसे मेडिसिन में, सर्जरी में हम करते हैं, हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब हेड टू टो एग्जामिनेशन जो होता है हम वो करते हैं सब पेशेंट्स में. देन वी ऑल्सो डू सिस्टमिक एग्जामिनेशन. सिस्टमिक एग्जामिनेशन का मतलब वेरियस सिस्टम्स का एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का. दैट ऑल्सो वी डू. बट देर इज़ अ थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन
जो हम करते हैं साइकाइट्रिक पेशेंट का, जिसे हम कहते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ एमएससी? एमएससी इज़ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। नाम से ही पता चल रहा है पेशेंट के मेंटल स्टेटस को हम एग्जामिन कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। नाउ जब भी हम हिस्ट्री लेते हैं, डोंट नेवर एवर फॉरगेट टू टेक दीज एग्जामिनेशंस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पेशेंट का एग्जामिनेशन कर रहा हूँ, एमएससी कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ही स्मोक सिगरेट। तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो हम ओरल कैविटी देखेंगे तो वी मे फाइंड दैट ओरल हाइजीन बड़ी पुअर है, लिप्स में भी ब्लैकेंड, देन देर मे बी पिगमेंटेशन इन द टंग। इफ़ वी सी द हैंड्स वेयर ही कीप्स द सिगरेट, अगेन वी मे सी सिगरेट मार्क्स देयर। टीथ में हम देखेंगे। सो अगेन अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम चेक करेंगे तो वी मे फाइंड सम फाइंडिंग्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो अगेन जब भी हम हिस्ट्री लेते हैं, हम ब्लड प्रेशर एंड वी ऑल्सो चेक इक्टरस है कि नहीं है, पैलर है कि नहीं, ऑल दोज थिंग्स जो हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन में करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो भी होती हैं डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, वी ऑल्सो टेक इन एनी साइकाइट्रिक पेशेंट। सो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ रिमेंबर, जब भी हम हिस्ट्री टेकिंग या हम अपना केस सुना रहे हैं, वी डू मेंशन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड सिस्टमिक एग्जामिनेशन। व्हाट इज़ एमएससी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन थर्ड इज़ इन्वेस्टिगेशन। सो थर्ड एस्पेक्ट इज़ इन्वेस्टिगेशन। नो अगेन मेडिसिन सर्जरी में हम इन्वेस्टिगेशंस पे ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, बट साइकाइट्री में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ऐसा कोई ब्लड टेस्ट नहीं है जो मैंने किया जिससे मुझे पता चला कि इस पेशेंट में 40% एंजाइटी है या 50% डिप्रेशन है। नो, आई डोंट हैव दैट लग्जरी, या मेरे पास वो लिबर्टी नहीं है। हाँ, इन्वेस्टिगेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टिगेशंस जनरली जब हम करते हैं, वी डू इट टू रूल आउट एनी अदर कॉज। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को हेड इंजरी हुई, तो हेड इंजरी हुई तो आई मे डू ब्रेन स्कैन, जैसे एमआरआई या सीटी स्कैन हम करके देख सकते हैं टू सी कि कहाँ पे लीजन है। तो हेड इंजरी की वजह से पेशेंट को साइकाइट्रिक सिम्टम्स डेवलप हो गए, तो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देखते हैं कि इंजरी कहाँ पे है। सपोज़ किसी को ब्रेन में, ब्रेन पेरेन्काइमा में इन्फेक्शन है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एनकेफेलाइटिस। सो पेशेंट को एनकेफेलाइटिस हुआ, उसके बाद पेशेंट को कुछ साइकाइट्रिक सिम्टम्स हो गए, तो हम पेशेंट के ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड काउंट्स कर सकते हैं, टीएलसी, सीएसएफ काउंट्स कर सकते हैं टू सी द इन्फेक्शन। सो अगेन जनरली इन्वेस्टिगेशंस का बड़ा लिमिटेड रोल है। हाँ, कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम अलग से डिस्कस करेंगे, जैसे कुछ साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स होती हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स होती हैं, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। देन कुछ रेटिंग स्केल्स भी होते हैं। तो कोई भी डायग्नोसिस है पेशेंट में, जैसे पेशेंट को डिप्रेशन है तो उसके कुछ रेटिंग स्केल्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अलग से इन इन्वेस्टिगेशन। सो दिस इज़ अबाउट इन्वेस्टिगेशन। नाउ लास्ट पॉइंट इज़, हम जो भी कर रहे हैं, आर अल्टीमेट एम इज़ टू रीच टू द डायग्नोसिस। तो जो भी हमने किया, हमारा अल्टीमेट एम है, अगर पेशेंट में कोई साइकाइट्रिक डायग्नोसिस है, मेक दैट डायग्नोसिस। तो हम डिस्कस करेंगे वीडियोस में कैसे इंपॉर्टेंट साइकाइट्रिक डायग्नोसिस के क्या क्राइटेरिया हैं, कैसे हम डायग्नोसिस बनाते हैं। यूजुअली साइकाइट्री में इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ज़्यादातर जो डायग्नोसिस हैं वो क्लिनिकल डायग्नोसिस हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस का मतलब है बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं, जो पेशेंट के बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, उससे हम डायग्नोसिस बनाते हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एक बार हमने डायग्नोसिस बनाया, फाइनली देन व्हाट वी डू, वी ट्रीट द पेशेंट। तो हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट। सो सारे जो डिसऑर्डर्स हम डिस्कस करेंगे, उनके ट्रीटमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगेन जब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, ट्रीटमेंट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। सो विल डिस्कस कि हम ड्रग से कैसे ट्रीट करते हैं। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट साइकाइट्रिक ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, जैसे डिप्रेशन के लिए हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, स्किज़ोफ्रेनिया जो कि एक साइकोटिक इलनेस है, उसके लिए हमारे पास एंटी साइकोटिक्स हैं। देन अलॉन्ग विद ड्रग्स हमारे पास कुछ और इंटरवेंशंस भी हैं, कुछ साइकोथेरेपीज़ भी हैं। साइकोथेरेपी मतलब कुछ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस भी हैं। कभी कभी हम टॉक थेरेपी के नाम से भी बोलते हैं, बट यूजुअली इसे साइकोथेरेपी मतलब हाउ कैन वी ट्रीट द पेशेंट थ्रू साइकोलॉजिकल मीन्स, हम वो भी डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स कुछ अदर मोडालिटीज़ भी हैं, जैसे ECT है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। सो देन वी हैव सम अदर मोडालिटीज़ जैसे ECT एंड वेरियस अदर मोडालिटीज़ विल डिस्कस। एंड लास्टली व्हाट आई विल डू इज़, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं इंपॉर्टेंट साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए। सो
इवन इन द वीडियोज़ ऑफ वेरियस डिसऑर्डर्स हम नर्सिंग इंटरवेंशंस, कुछ इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशंस भी साथ में डिस्कस करेंगे, सो दैट एक कंप्लीट आइडिया हमें हो जाए हर एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर के बारे में. सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच. सो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ इज हिस्ट्री टेकिंग. नाउ हिस्ट्री टेकिंग विल स्टार्ट विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग जो हम और सब सब्जेक्ट्स में भी करते हैं, दैट इज विल स्टार्ट विद द आइडेंटिफिकेशन डाटा. Now in identification data we take important data of the patient, such as first is we take the name. again जो भी हम कर रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस है, उसकी एक सिग्निफिकेंस है. सो हम सबसे पहले पेशेंट का नाम पूछते हैं. सो नेम विल हेल्प अस आइडेंटिफाई द पर्सन. तो जब भी हम पेशेंट से बात करेंगे नेक्स्ट टाइम वी विल आइडेंटिफाई, विल रेफर द पेशेंट विद द नेम. सेकेंडली नेम कैन ऑल्सो टेल अस सर्टन थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल नाम से हमें पेशेंट का सोशल कल्चरल बैकग्राउंड भी पता चल सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट का नाम राम है सो उसका एक अलग सोशल कल्चरल बैकग्राउंड हो सकता है. किसी पर्सन का नाम जोसेफ है उसका एक अलग सोशल कल्चरल बैकग्राउंड हो सकता है. ऑफ कोर्स इट मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी मे फाइंड दिस. एंड सोशल कल्चरल बैकग्राउंड से भी अगेन हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है. सो फर्स्ट इज नेम. सो अगर आपसे कोई पूछता है कि नाम की क्या इंपॉर्टेंस है, अगेन दीज आर सम इम्पॉर्टेंसेज ऑफ द नेम. सेकेंड इज वी आस्क द एज ऑफ द पर्सन. तो पेशेंट की जो एज है हम वो पूछते हैं. अगेन एज इज ऑल्सो वेरी यूजफुल. फॉर एग्जाम्पल द पर्सन कैन हैव और कैन बी अ चाइल्ड. एक बच्चा हो सकता है जिसे हम एग्जामिन कर रहे हैं. इट कुड बी एन एडल्ट. इवन इन एडल्ट इट कुड बी अ यंग एडल्ट, अ पर्सन हु इज मिडल एज्ड, और इट कुड बी एन एल्डरली पर्सन. नाउ ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे जब साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स, तो कुछ साइकाइट्रिक इलनेसेस हैं जो चिल्ड्रन में चाइल्ड एज में ज़्यादा होंगी. फॉर एग्जांपल न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हम डिस्कस करेंगे जैसे ADHD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो यूजुअली जिनका ऑनसेट चाइल्डहुड में होता है. सो अगेन अगर एक बच्चा हमारे पास आता है तो हम कुछ कंडीशंस के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं दैट दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी. देन सिमिलरली if an adult comes, some illnesses may be more in young age, some may be more in middle age, some may be more in elderly. For example हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स में कंडीशन दैट इज डिमेंशिया. डिमेंशिया हम डिस्कस करेंगे. आई एम श्योर हमने नाम सुना है डिमेंशिया. डिमेंशिया में एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है दैट मेमोरी इम्पेयरमेंट, मेमोरी लॉस होता है, और भी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं. तो जनरली डिमेंशिया अकर्स इन एल्डरली एज. सो अगेन age will help us give certain important clues. Then we also ask the gender of the person, sex of the person. Again, is it the person is male, female, or there is other gender? Again, these are also important because कुछ psychiatric illnesses हम discuss करेंगे जो females में ज़्यादा होंगी. Some may be more in males, कुछ equal prevalence भी होगा. So again, these are important points which help us in the diagnosis also. So name, age, sex. Then we ask the marital status, whether the person is unmarried या patient married है, separated है, divorced है. So marital status हम पूछते हैं. Again marital status की भी अपनी importance है. Sometimes if the person is married, how is the relation with the spouse? क्योंकि social support अगर अच्छा है तो काफ़ी disorders हम discuss करेंगे जैसे schizophrenia. Schizophrenia में it is seen that if social support is good or person is married, then we have seen that patient का prognosis, patient का outcome better हो सकता है. So we ask about the marital status. Again अगर कोई patient sexual disorder, sexual problem के साथ आता है and the person is married, so हम कोशिश करते हैं कि patient का जो spouse है that can also be involved in the treatment plan. So again it is important. So marital status is asking is important. Then we ask about the occupation. The patient is doing what job. So if it's an elderly, what kind of job the person is doing? क्या jobs में frequent changes तो नहीं है? You know, for example, let us say हमारे पास एक patient आया जिसकी history हम लेते हैं, पूछते हैं, तो patient ने frequently jobs change किए and पता चलता है jobs इसलिए change किए that whenever he goes to the job उसको लगता है कि आसपास के लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं और उसको गुस्सा आता है, he gets into fights and then he changes the job. सो ये जो पेशेंट है जिसको लग रहा है कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं या लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इट्स अ फॉल्स फिक्स्ड फर्म बिलीफ जिसे बोलते हैं डिल्यूजन. तो काफ़ी बार ऐसी इंफॉर्मेशन मे ऑल्सो हेल्प अस इन द डायग्नोसिस ऑफ द डिसऑर्डर. देन पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वी ऑल्सो आस्क. अगेन इसके भी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंसेज हैं.
कुछ साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में ज़्यादा होते हैं, कुछ हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में ज़्यादा होती हैं. ऑल्सो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस विल ऑल्सो टेल अस अबाउट द फाइनेंसेस ऑफ द पेशेंट. क्या पेशेंट कैन स्पेंड मोर और पेशेंट कैन स्पेंड लेस, क्या रिसोर्सेज है पेशेंट के पास. सो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन इट टेल्स अस. तो अगेन जब हम मैनेजमेंट प्लान बना रहे होते हैं, दीज इन्फॉर्मेशन बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है अगर पेशेंट का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस इज लो, वी मे नॉट बी एबल टू कॉल द पर्सन रेगुलरली. कितना फ्रीक्वेंटली पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाना. अगेन दोज important aspects also may be determined by some of these important points. Then also we ask about religion of the person. What is the religion? Again, religion will give us many information. First of all, there may be certain psychiatric illnesses जो कुछ particular cultural background में ज़्यादा है, and also person का particular religion will also help us understand that what is their understanding of psychiatric disorders. Again, there may be कुछ कल्चर्स में, कुछ रिलीजन में साइकाइट्रिक जो डिसऑर्डर्स हैं उनकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है. सो अगेन अकॉर्डिंगली हम पेशेंट से बात करेंगे, अकॉर्डिंगली वी ट्राई टू एक्सप्लेन द साइकाइट्रिक इलनेस. एंड ऑफ कोर्स लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट क्या लैंग्वेज यूज़ करता है, व्हाट इज़ द लैंग्वेज जिसमें वो कंफर्टेबल है. सपोज हम पेशेंट से इंग्लिश में बात कर रहे हैं बट ही इज़ मोर कंफर्टेबल इन हिंदी. सो इफ़ वी नो दैट लैंग्वेज वी कैन टॉक इन हिंदी देन. एंड ऑल्सो समटाइम्स सम पेशेंट्स कम्स जिनकी लैंग्वेज हमें ना पता हो, सो we may require a translator also. So again, knowing the language is also important. Lastly, what type of family the person lives in, nuclear family है, joint family है, again social support कैसा है, family की understanding कैसे, all these things will help us in the management plan. And of course, what is the address of the patient, patient कितने दूर से आए हैं, and कौन से area में, again urban area में है, rural area में, again those things will also help us in the psychiatric evaluation. So these are important points जो हम assess करते हैं in identification data. Now next point is source of information. जो भी हम information we are trying to assess, उसका source क्या है. Of course first source you will say sir first source तो patient himself है और herself, जो patient है वही है. Even though sometimes in psychiatry what happens, patient हमसे बात ही नहीं करना चाहता या patient is very aggressive, हम patient से बात नहीं कर पा रहे, but again still we'll mention source of information is patient himself. Even those things कि patient बात नहीं कर रहा या patient aggressive है, that is also very important information. So first source will be patient himself or herself. Second is informant. This is very very important. जो हम initially भी discuss कर रहे थे, informant का role बड़ा important है psychiatric evaluation में. So जो भी लोग family members हैं, friends हैं, neighbor हैं जो patient के साथ आए हैं, जो patient के बारे में information दे सकते हैं, those are the informants. Now when we talk about the informant, again informant का भी हम डिटेल में we take the data, we ask the name, age, the sex of the patient, informant, the occupation, then very importantly relationship of the informant with the patient. ये बड़ा important है. Many times when you ask the family members or the informant just say I am his brother, मैं तो इसका भाई हूँ, but you should ask the relationship in detail, because sometimes what happens, आपने लिखा informant is brother, later on जब आपने depth में गए, he was just a neighbor and he just said when you are interviewing that he is like my brother only. So take the details of the relationship, very important. For how long, कितने समय से patient और informant एक दूसरे को जानते हैं, length of acquaintance is very important. Suppose सिर्फ 10 days से ही जानते हैं, 15 days से ही जानते हैं, जबकि illness जो है वो है 1 year से. So again, informant may not be able to give all the information. Also, क्या जो informant है, he was present during the course of illness. Again, this is very important. Suppose हमारे पास एक 20-year-old male आता है and he has problem since 1 month, उसको 1 month से problem है, but वो अपने hostel में रहता है. He stays in the hostel and parents have also come with him. तो it may be that although हम पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, you will say parents would know a lot about the illness, but since patient was not living with them during this 1 month period, so maybe जो friends हैं hostel के और the warden of the hostel or other people who have been seeing him during the course of illness, they may also be good source of information. So it's very important to get all these information about the informant. So first हमारा source of information is patient, then second is informant, then we also have some other sources also. Let's discuss. तो कुछ objective sources of information भी हो सकते हैं. Suppose एक child हमारे पास आया तो school teacher की report may also be a good source. So sometimes we ask
the parents to ask the school teacher to give a written report about the understanding of the school teacher ने क्या क्या behavior observe किया. Then अगर कोई employer है of the patient, family doctor है, we can ask for a objective report. और अगर किसी और हॉस्पिटल में they have been getting treatment, उनके रिकॉर्ड्स हम चेक कर सकते हैं. So these are also some important objective sources of information. And lastly of course कुछ other documentary evidences, for example कुछ patients हैं जिन्होंने letters लिखे हुए हैं, that letters can be source of information. They have written some diaries या उनके कुछ drawings हैं, again वो भी काफ़ी सारा important source of information हो सकता है. And of course we have to first take permission of the patient so that we can check all these personal belongings as well. So these may also provide some important information about the patient and the illness. Now let's talk about two important points. जब हम source of information की बात कर रहे हैं तो there are two important terms जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, reliability and adequacy. Now reliability basically हम बात करते हैं in terms of the informant. क्या informant reliable है या unreliable है. Adequacy usually हम बात करते हैं in terms of information. जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है जितने भी रिसोर्सेज से, क्या वो एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट रिलायबिलिटी कि रिलायबिलिटी हम कैसे असेस करते हैं. सो बेसिकली हम रिलायबिलिटी असेस करते हैं ऑफ द इंफॉर्मेंट. और बेसिक जो पैरामीटर्स हैं जिससे हम रिलायबिलिटी असेस करते हैं वो दीज आर द 6 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स. यू कैन रिमेंबर 5 C's एंड 1 I. सो लेट्स डिस्कस कि जो इंफॉर्मेंट है उसकी रिलायबिलिटी हम कैसे असिस्ट करते हैं. फर्स्ट इज कंसिस्टेंट. जो भी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेंट ने हमें दी है क्या वो कंसिस्टेंट है. दैट मीन्स इज इट सेम इन ईच इंटरव्यू. हमने सपोज पेशेंट के जो इंफॉर्मेंट हैं उससे 2-3 बार हमने इंटरव्यू किया, क्या हर इंटरव्यू में जो इंफॉर्मेंट है उसने सेम कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है. नॉट जस्ट दैट, क्या एक ही इंटरव्यू में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो कंसिस्टेंट है. फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं और पेशेंट की इलनेस 2 महीने से है. एक टाइम पे जो इंफॉर्मेंट है वो कहता है सर 2 महीने की प्रॉब्लम है, एंड एक बार पे कहते हैं मुझे लगता है नहीं 5-6 मंथ से प्रॉब्लम है. सो इसका मतलब है जो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेंट प्रोवाइड कर रहा है वो कंसिस्टेंट नहीं है. तो अगर वो इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट है तो हम बोलते हैं दैट द इंफॉर्मेंट इज गिविंग अ कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन. सेकेंड इज कोहेरेंट. कोहेरेंट का मतलब है क्या जो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है वो लॉजिकली कनेक्टेड है. मतलब क्या हम उसे समझ पा रहे हैं, लॉजिकली कनेक्टेड है, सीक्वेंस में है. सो दैट मीन्स वो कोहेरेंट है. अगर इंफॉर्मेशन पेशेंट का इंफॉर्मेंट ऐसी दे रहा है जो हमें भी समझ नहीं आ रही, लॉजिकल कोई कनेक्शन नहीं है, देन वी से इट इज इनकोहेरेंट. थर्ड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. जो इंफॉर्मेशन हमें इंफॉर्मेंट दे रहे हैं क्या वो क्रोनोलॉजिकल है. क्रोनोलॉजिकल का मतलब है क्या इट इज़ इन द सीक्वेंस इन विच जो पेशेंट में हुई है, क्या टाइम फ्रेम. फॉर एग्जाम्पल इफ इलनेस इज ऑफ 2 months तो क्या पेशेंट का इंफॉर्मेंट हमें बता पा रहे हैं कि 2 months पहले क्या सिम्टम्स शुरू हुए, ग्रेजुअली व्हाट ऑल न्यू सिम्टम्स केम. तो क्या सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकली इंफॉर्मेंट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं. इफ यस देन वी से इट इज क्रोनोलॉजिकल. Next is closeness with the patient. Again, this is very important. How close is the patient with the informant? कभी कभी बहुत close blood relation में भी हो सकता है कि patient may not talk much with that informant. तो कितना close है patient उस informant के साथ, कितना closeness है. And also very important जो हमने discuss किया length of stay. During the course of illness कितना समय informant patient के साथ रहा है. जैसे जो हमने एग्जाम्पल अभी डिस्कस किया था कि 20-year-old मेल हॉस्टल में बट पेरेंट्स वर फार फ्रॉम हिम. सो कितना क्लोजनेस है विद द पेशेंट. एंड लास्ट सी विच यू शुड रिमेंबर इज द कंसर्न फॉर द पेशेंट. क्या जेन्युइन कंसर्न है इंफॉर्मेंट की टूवर्ड्स द पेशेंट. क्या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है. वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब कि क्या फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से इंफॉर्मेंट का कोई बेनिफिट तो नहीं है, कोई अपना इंटरेस्ट तो नहीं है. Especially this is very important in medico-legal cases. So if we have a medico-legal case, again this aspect become even more important. तो हमें देखना है कि क्या जो informant है genuinely concerned है patient के लिए, क्या कोई vested interest तो नहीं दिख रहा. And lastly of course very important
कि पेशेंट के जो इन्फॉर्मेंट है उसकी इंटेलेक्चुअल या ऑब्जर्वेशनल एबिलिटीज़ इंटैक्ट है या नहीं। सो अगर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या उसकी ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी ही इम्पेयर्ड होंगी तो जो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेंट दे रहा है मे बी दैट इज़ नॉट रिलायबल। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट एरियाज, पैरामीटर्स जो हम असेस करते हैं फॉर रिलायबिलिटी। तो अगर ये सब जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं दे आर करेक्ट, देन वी से कि इन्फॉर्मेंट इज रिलायबल। Then we talk about adequacy. Adequacy in terms of information. तो जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है क्या वो एडिक्वेट है? एडिक्वेट का मतलब होता है जितना भी हमें इंफॉर्मेशन मिला है क्या उससे हम एक डायग्नोसिस तक पहुंच पा रहे हैं और एक ट्रीटमेंट प्लान बना पा रहे हैं। इफ यस, दैट मीन्स विल से दैट द इंफॉर्मेशन इज एडिक्वेट। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए अगर अनरिलायबिलिटी है, इन्फॉर्मेंट इज नॉट रिलायबल या हमारे पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो हमें इसे डॉक्यूमेंट करना चाहिए। तो जब भी हम हिस्ट्री टेकिंग लिखते हैं एंड यू नो व्हेन वी डू एमएससी एवरीथिंग वी ऑलवेज डॉक्यूमेंट की रिलायबिलिटी है, एडिक्वेसी है या नहीं, है ना। इफ एडिक्वेसी इज नॉट देयर मे बी हम नेक्स्ट टाइम वी कैन टॉक टू मोर इन्फॉर्मेंट टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज अबाउट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। देन वी ऑल्सो राइट की सोर्स ऑफ रेफरल क्या है। हाउ हैज द पेशेंट बीन रेफर्ड टू अस, इज इट बाय सेल्फ या फैमिली मेंबर्स लेके आए, इज इट दैट द पेशेंट वॉज रेफर्ड बाय फिजिशियन। कभी कभी कुछ साइकाइट्रिक इलनेसेस हम डिस्कस करेंगे जिसमें पेशेंट में फर्स्ट गो टू फिजिशियन एंड लेटर ऑन फिजिशियन उसको साइकाइट्रिस्ट के पास रेफर करते हैं। क्या? बिकॉज ऑफ सम कोर्ट हैज रेफर्ड द पेशेंट फॉर इवैल्यूएशन। तो अगेन ये जानना भी ज़रूरी है। सो वी ट्राई टू सी कि वाई द कोर्ट हैज रेफर्ड। सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। या फिर पेशेंट हैज कम फॉर एनी सर्टिफिकेशन। सो अगेन देर आर सर्टन डिसेबिलिटीज जिसमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड अदर सर्टिफिकेशंस भी होता है। सो क्या वो सोर्स ऑफ रेफरल है। सो दिस इज अबाउट सोर्स ऑफ रेफरल। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग जो हम हिस्ट्री में लेते हैं दैट इज चीफ कंप्लेन और प्रेजेंटिंग कंप्लेन। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जब हम चीफ कंप्लेन्स लिखते हैं या प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिखते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर चीफ कंप्लेन्स. So basically chief complaints are complaints which we find most important for formulating the case. So ऐसा नहीं है कि पेशेंट ने आपको 15-20 कंप्लेंट्स बताई हम सब उनको चीफ कंप्लेंट्स में लिखेंगे, नहीं. सो आफ्टर टेकिंग द हिस्ट्री डूइंग द एमएससी देन वी राइट कि हमारे अकॉर्डिंग क्या चीफ कंप्लेंट्स है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट आर देयर. सो ये है चीफ कंप्लेंट्स. नाउ जब हम चीफ कंप्लेंट्स लिखते हैं लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डू वी राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम चीफ कंप्लेंट्स पेशेंट के अपनी वर्ड्स में लिखते हैं. दिस इज नोन एज वर्बेटिम. वेरी इंपॉर्टेंट. सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेशेंट है, सिंस 3 months पेशेंट सेज कि मेरा मन उदास रहता है. सो वी ट्राई टू राइट इन दैट वर्ड. सो वी राइट मन उदास है. सो वी ट्राई एज मच एज पॉसिबल कि पेशेंट के अपने वर्बेटिम में हिज ओन वर्ड्स में चीफ कंप्लेंट्स लिखें. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज वी अवॉइड यूजिंग एनी टेक्निकल टर्म्स. हम डिस्कस करेंगे डिटेल में सम इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को डिल्यूजन्स हो सकती हैं. डिल्यूजन्स का मतलब है कुछ फॉल्स बिलीफ. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को लगता है कि उसका नेबर उसे मारना चाहता है. सो पेशेंट में कभी कभी ऐसे फॉल्स बिलीफ आ सकते हैं. तो हम ये नहीं लिखेंगे चीफ कंप्लेन में कि पेशेंट हैज़ डिल्यूजन. वी विल राइट पेशेंट जो भी सिम्टम है दैट शक लगना या शक होना कि नेबर्स मारना चाहते हैं. सो वी विल राइट इट इन the simple words and we will not use any technical terms. In fact chief complaint में history of presenting illness में हम technical terms नहीं use करेंगे. Then third is very important chronological order. जो symptoms पहले आए we'll start with them and then gradually we'll move to the other symptoms. So हम एक sequence में chronological manner में chief complaints लिखेंगे and lastly we'll also write the duration of symptoms. So जो symptoms जितने duration के लिए we'll write also the duration. तो जब हम चीफ कंप्लेंट्स लिखते हैं वी राइट इट सेपरेटली फॉर अकॉर्डिंग टू द पेशेंट क्या चीफ कंप्लेंट्स हैं एंड अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेंट क्या कंप्लेंट्स हैं. मेनी टाइम्स ये सेम भी हो सकती है बट वी ट्राई टू राइट इट सेपरेटली सो दैट वी नो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट क्या कंप्लेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेंट्स क्या क्या कंप्लेंट्स हैं. तो जब हम चीफ कंप्लेंट्स की बात करते हैं गिव यू एन एग्जांपल लेटर ऑन. लेट्स डिस्कस कि कुछ स्पेसिफायर्स भी होते हैं. So we also add some specifiers. Again specifiers को हम कैसे याद कर सकते हैं? You can remember with the mnemonic OCDs. Okay, OCD is obsessive compulsive disorder. Just a mnemonic to remember. OCDs. So let's discuss ये क्या क्या specifiers हैं.
फर्स्ट स्पेसिफायर ओ स्टैंड्स फॉर ऑनसेट। तो हम देखते हैं जो सिम्टम्स हैं उनका कैसा ऑनसेट है। अगेन हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑनसेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनसेट क्या होते हैं। देन सेकेंड सी इज कोर्स। कोर्स का मतलब होता है प्रोग्रेशन, जो सिम्टम्स हैं उनका प्रोग्रेशन कैसा है। देन डी ऑफ कोर्स एज वी नो, डी का मतलब है ड्यूरेशन, फॉर हाउ लॉन्ग द सिम्टम्स आर देयर। एंड लास्ट एस इज क्या कोई स्ट्रेसर या कोई अदर फैक्टर्स तो नहीं है। अगेन we'll discuss some important factors also. So let's discuss these specifiers. Again, these are very technical and very important terms. जब भी हम साइकाइट्री पढ़ते हैं, अगेन ये बड़ा बेसिक्स है, हमें पता होना चाहिए इन टर्म्स के बारे में। एंड फॉर एग्जाम्पल क्या ऑनसेट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनसेट क्या होते हैं। सो लेट्स डिस्कस देम इन अ बिट डिटेल। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब है, नाम से ही हमें पता चल रहा है, टाइम स्पैन टेकन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ सिम्टम्स। सो कितना समय लगा सिम्टम्स शुरू होने से टू द टाइम ऑफ डेवलपिंग अ फुल ब्लोन डायग्नोजेबल कंडीशन। सिम्टम्स शुरू होने से लेकर जो डायग्नोसिस सिम्टम्स के बने उसमें कितना टाइम ड्यूरेशन था, उसे हम बोलते हैं ऑनसेट। नॉर्मली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, नॉर्मल से एबनॉर्मल स्टेट होने में कितना टाइम लगा, इसे हम बोलते हैं ऑनसेट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज एक पेशेंट है, ये ड्यूरेशन है और ये सिवियरिटी ऑफ सिम्टम है। सो फैमिली मेंबर से सर अराउंड 2 months बैक सिम्टम्स जब पहली बार शुरू हुए थे, सो दे स्टार्टेड, फॉर एग्जांपल पेशेंट थोड़ा इरिटेबल सा दिख रहा था, थोड़ा स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रहा था, एंड ग्रेजुअली इन 2 weeks फैमिली मेंबर से कि सर ये जो सिम्टम्स शुरू हुए उसके 2 हफ्तों में ही पेशेंट को सारे सिम्टम्स डेवलप हो गए। जैसे पेशेंट सैड लगने लगा, पेशेंट को नींद नहीं आती थी, पेशेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया था, एनर्जी लेवल्स कम हो गए थे। सो दिस इज ऑनसेट। सो दैट मीन्स टाइम फ्रॉम फर्स्ट द सिम्टम्स स्टार्टेड टिल द टाइम हम एक डायग्नोसिस बना सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द onset of symptoms. So again, onset can be of various types. Let's discuss about the onset. Onset can be abrupt onset. Abrupt onset के नाम से ही पता चल रहा है बहुत जल्दी symptoms develop होते हैं। So if the symptoms develop in less than 2 days, 48 hours में सारे symptoms develop हो गए, so it is abrupt onset. Acute onset का मतलब है if the symptoms develop within 2 weeks. So family member says sir it took around 2 weeks for the development of all these symptoms, जिसे हम एक डायग्नोसिस बना रहे हैं। अगेन हम डिस्कस करेंगे ऑनसेट की भी अगेन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया में हम डिस्कस करेंगे दैट एब्रप्ट और एक्यूट ऑनसेट। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, विल डिस्कस। स्किज़ोफ्रेनिया इज अ साइकोटिक इलनेस। हम डिस्कस करेंगे डिटेल में स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। स्किज़ोफ्रेनिया में विल डिस्कस कि एब्रप्ट या एक्यूट ऑनसेट हैज गुड प्रोग्नोसिस, मतलब गुड आउटकम है। किसी पेशेंट में अगर एक्यूट या एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया हुआ, दैट मींस उसका जो आउटकम है इज गुड। देन व्हाट इज सब एक्यूट ऑनसेट? सब एक्यूट ऑनसेट मींस 2 weeks टू अराउंड 12 weeks में सिम्टम्स डेवलप हुए। इंसीडियस ऑनसेट यूजुअली मींस स्लो। सो जनरली इफ इट इज more than 12 weeks, नॉर्मली जब हम इंसीडियस ऑनसेट की बात करते हैं यूजुअली मे बी इन मंथ्स और ईयर्स। तो फैमिली मेंबर से दैट सिम्टम्स स्टार्टेड वेरी स्लोली, सो वी कुड सी कि कुछ महीनों पहले या कुछ सालों पहले धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हुई। सो इंसीडियस ऑनसेट, इनफैक्ट अगेन जब हम स्किज़ोफ्रेनिया डिस्कस करेंगे वी विल सी कि इंसीडियस ऑनसेट हैज पुअर प्रोग्नोसिस इन स्किज़ोफ्रेनिया। तो अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है उसमें एक्यूट एब्रप्ट ऑनसेट है तो हम कहते हैं गुड प्रोग्नोसिस है, इंसीडियस ऑनसेट है तो इट हैज पुअर प्रोग्नोसिस। सो अगेन ऑनसेट आल्सो हैज सम इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। ये था ऑनसेट के बारे में। अब डिस्कस करते हैं कोर्स क्या होता है, व्हाट इज कोर्स ऑफ इलनेस। जैसा हमने डिस्कस किया कोर्स का मतलब है प्रोग्रेशन, कैसे डिजीज प्रोग्रेस कर रहे हैं, कैसे जो इलनेस है वो प्रोग्रेस कर रही है। अगेन प्रोग्रेशन कैन बी ऑफ 2 types। वन इज क्या जो कोर्स है वो कंटिन्यूअस है, और क्या पेशेंट को जो इलनेस हो रही है वो एपिसोडिकली हो रही है। सो लेट्स डिस्कस कि कंटिन्यूअस कोर्स क्या होता है, एपिसोडिक इलनेस क्या होती है। कंटिन्यूअस का मतलब है व्हेन द सिम्टम्स ऑफ द इलनेस दे नेवर डिसअपीयर कंप्लीटली थ्रू आउट द कोर्स ऑफ इलनेस। फैमिली मेंबर से सर 1 साल से इलनेस है
और फैमिली मेंबर्स बता रहे हैं कि सर थ्रू आउट दिस इलनेस ऑफ 1 ईयर बीच में कभी ऐसा समय नहीं आया. सो इफ दिस इज लेट अस से 1 ईयर ड्यूरेशन, फैमिली मेंबर से सर इलनेस थ्रू आउट दिस 1 ईयर है, ऐसा टाइम कभी नहीं आया दैट सिम्टम्स हैव बिकम जीरो. सो दिस टाइप ऑफ इलनेस विल से इसका कोर्स कैसा है, कंटिन्यूअस कोर्स है. अगेन कंटिन्यूअस कोर्स भी 3 तरीके का हो सकता है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो जब भी हम सिम्टम्स देखते हैं, जब भी हम पेशेंट की केस फाइल देखते हैं, तो हमें ऐसे टर्म्स मिलते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करें सो दैट वी हैव एन आइडिया व्हाट काइंड ऑफ इलनेस वी आर डीलिंग विद. So continuous again can be further divided into 3 types. One is progressive, second is exacerbations and remission of symptoms, and third is stable या static course. तो नाम से ही पता चल रहा है प्रोग्रेसिव मतलब फैमिली मेंबर से सर 1 साल से सिम्टम्स हैं और वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं. सो इट इज प्रोग्रेसिंग. सो ये है प्रोग्रेसिव कोर्स. सो इट इज कंटिन्यूअस एंड इट इज प्रोग्रेसिव. देन सेकेंड इज एग्जैजरबेशन एंड रेमिशन. फैमिली मेंबर्स बोलते हैं सर 1 साल से सिम्टम्स है बट बीच में सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, फिर थोड़े नॉर्मल कम हो जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं. तो कंटिन्यूअसली ऐसा हो रहा है. कैन यू अप्रिशिएट कि बीच में कभी भी सिम्टम्स जीरो नहीं हुए. They are throughout तो continuous है but exacerbation and remission. In fact, this is one of the most common course of schizophrenia. In fact, जब हम schizophrenia डिस्कस करेंगे, कोर्स ऑफ schizophrenia हम डिस्कस करेंगे, सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन schizophrenia की यही है कि symptoms have an exacerbation and remission of symptoms. So ये कॉमन कोर्स है schizophrenia में. Then stable या static का मतलब है symptoms डेवलप हुए 1 ईयर पहले लेट अस से एंड अभी जो सिम्टम्स हैं वो वैसे ही चल रहे हैं, ना सिम्टम्स बढ़ रहे हैं ना सिम्टम्स कम हो रहे हैं. सो दे हैव अ स्टेबल या स्टैटिक कोर्स. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कोर्सेज जो हमें मिलते हैं इन कंटिन्यूअस कोर्स. तो यूजुअली व्हेन वी सी डिसऑर्डर सच एज स्किज़ोफ्रेनिया, अगेन एपिसोडिक भी हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया का कोर्स, बट जब हम बोलते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया का कोर्स कंटिन्यूअस है उसका मतलब ऐसा कोर्स है. देन लेट्स टॉक अबाउट that what is episodic course. एपिसोडिक के नाम से ही पता चल रहा है फैमिली मेंबर से सर 1 साल से प्रॉब्लम है बट बीच बीच में वी हैव नोटिस्ड दैट सिम्टम्स बिल्कुल चले जाते हैं. सो सिम्टम्स डिसअपियर कंप्लीटली बट फिर से दे रीअपियर. सो बेसिकली बेसलाइन लेवल ऑफ फंक्शनिंग टच हो जाती है, अचीव हो जाती है, इसे बोलते हैं एपिसोडिक. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज फैमिली मेंबर से सर 1 ईयर से प्रॉब्लम है. नाउ दिस इज द करंट प्रॉब्लम जिसके साथ फैमिली मेंबर्स पेशेंट के साथ आए. फैमिली मेंबर से कि 1 ईयर बैक प्रॉब्लम थी बट उसके कुछ टाइम के बाद सिम्टम्स बिकेम जीरो. सो पर्सन बिकेम एब्सोल्युटली नॉर्मल. अब इफ यू कैन सी ये बेसलाइन लेवल है ऑफ फंक्शनिंग, तो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है. फैमिली मेंबर से सर आफ्टर सम टाइम ऑफ नॉर्मल पीरियड वापस से एपिसोड आ गया. अगेन आफ्टर सम टाइम द पेशेंट बिकम एब्सोल्युटली नॉर्मल और फिर से पेशेंट को सिम्टम आ गया. कैन यू अप्रिशिएट पेशेंट को एपिसोड्स में इलनेस हो रही है. सो दिस इज द फर्स्ट एपिसोड, दिस इज द सेकेंड, और जो करंट एपिसोड जिसके साथ पेशेंट अभी आया है वो है थर्ड एपिसोड. Now usually again this may depend on disorder to disorder, but usually जो normal period होता है between 2 episode, हम कब बोलते हैं कि ये 2 episodes हैं, जब normal period between the 2 episode is more than 2 month, तब हम consider करते हैं उसको नया episode. So let me explain this, what I mean by this. Let us say family members say that first episode occur and after the first episode for 3 months the person was absolutely normal. So 3 महीने के लिए the person was normal और फिर से पेशेंट को सिम्टम्स आए. तो ये जो सेकेंड बार सिम्टम आए इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ न्यू एपिसोड. इसको हम नया एपिसोड, बिकॉज बीच में जो नॉर्मल ड्यूरेशन है इट इज मोर देन 2 months. Now suppose family members say that sir after second episode then symptoms became again normal, the person became absolutely normal, but within 1 month ना फिर से सिम्टम्स आ गए. तो अब जो ये नेक्स्ट एपिसोड है, क्या हम इसको नया एपिसोड कंसिडर करेंगे या इसको सेकेंड एपिसोड में कंसिडर करेंगे? सो रिमेंबर नॉर्मल पीरियड इज लेस देन 2 month, मतलब कि ये पूरा हम एक ही एपिसोड कंसिडर करेंगे. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटर एपिसोड पीरियड. तो अगर मोर देन 2 months होगा यूजुअली देन वी से इट इज अ न्यू एपिसोड. सो अगेन इन डिसऑर्डर्स सच एज इन डिप्रेशन, इनफैक्ट हम डिस्कस करेंगे मूड डिसऑर्डर्स. मूड डिसऑर्डर्स स्पेशली जब हम बात करेंगे विल डिस्कस कि जो मूड डिसऑर्डर्स होते हैं वो एपिसोडिक इलनेसेस होती हैं. मतलब
व्हेन आई एम सीइंग दिस पेशेंट विद अ एपिसोड, हम पास्ट में हिस्ट्री लेते हैं, सो मे बी पास्ट में पुराने एपिसोड हो चुके हो. सो दिस इज अबाउट एपिसोडिक कोर्स. सो हमने कोर्स में डिस्कस किया, स्पेसिफायर्स में ऑनसेट क्या है, कोर्स क्या है. ऑफ कोर्स ड्यूरेशन वी नो दैट व्हाट इज द ड्यूरेशन, जो भी ड्यूरेशन होगी वी विल राइट द ड्यूरेशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम स्पेसिफायर में डिस्कस करेंगे विच इज स्ट्रेसर्स और सर्टेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. अब हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रेसर्स या फैक्टर्स जो कि रिलेटेड होते हैं टू साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स. सो पहला जो फैक्टर हम डिस्कस करेंगे वो है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, सेकेंड है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स और थर्ड है परपेचुएटिंग फैक्टर्स. सो लेट्स डिस्कस प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स. नाम से ही हमें पता चल रहा है ये जो फैक्टर्स हैं ये पेशेंट को प्री डिस्पोज कर रहे हैं या पेशेंट की जो रिस्क है टूवर्ड्स सम साइकाइट्रिक डिसऑर्डर उसको इंक्रीज कर रहे हैं. सो दीज फैक्टर्स दे डिटरमाइन अ पर्सन्स वल्नरेबिलिटी टू साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स. तो अगर ये फैक्टर्स प्रेजेंट हैं ये पेशेंट की रिस्क को इंक्रीज कर रहे हैं, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि अगर ये फैक्टर्स होंगे तो पेशेंट को साइकाइट्रिक डिसऑर्डर होगा ही होगा, बट ये रिस्क इंक्रीज कर रहे हैं. एंड यूजुअली हम देखते हैं ये जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जनरली दे अकर इन अर्ली इन लाइफ. सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ दोज फैक्टर्स. पहला जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है वो है जेनेटिक फैक्टर्स. वी नो अगर देर आर सम जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट, किसी की जीन्स अगर इन्वॉल्व हैं तो रिस्क ऑफ सर्टन साइकाइट्रिक डिसऑर्डर इंक्रीज हो जाता है. सो मैनी टाइम्स जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं वी मे गेट टू नो कि फैमिली हिस्ट्री में कुछ लोगों को देर इज सम साइकाइट्रिक डिसऑर्डर, सो फैमिली हिस्ट्री में भी पॉजिटिव. सो जेनेटिक फैक्टर्स आर वन सच प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स. तो ये इंक्रीज करेंगे रिस्क, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि किसी की फैमिली में या किसी के पेरेंट्स को, किसी के सिबलिंग्स को अगर कोई साइकाइट्रिक इलनेस है तो उनको भी होगी, बट जेनेटिक फैक्टर्स दे इंक्रीज द रिस्क. जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया में, मूड डिसऑर्डर्स में, मेनी डिसऑर्डर्स हम डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक फैक्टर्स में भी इन्वॉल्व. अनदर predisposing factor is environment in utero. So जब patient was in the womb of the mother, so जब mother pregnant थी with the patient, तो प्रेगनेंसी में देर में भी सम फैक्टर्स जो कि रिस्क इंक्रीज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल विल डिस्कस इन स्किज़ोफ्रेनिया कि कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रीनेटल होते हैं. जैसे अगर मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफ़ शी डेवलप सर्टन इन्फेक्शन जैसे कि इन्फ्लुएंजा, सो ये इंक्रीजेज द रिस्क कि जो चाइल्ड है लेटर ऑन कैन डेवलप स्किज़ोफ्रेनिया. सो ये रिस्क इंक्रीज करता है. ऐसा नेसेसरी नहीं है कि एवरी चाइल्ड विल डेवलप स्किज़ोफ्रेनिया इफ मदर इन प्रेगनेंसी हैड इन्फ्लुएंजा. सिमिलरली अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे कि लेट अस से एक्लेम्पशिया है एंड एनी अदर देयर इज सर्टन कॉम्प्लिकेशन, तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी रिस्क इंक्रीज करते हैं टूवर्ड्स डेवलपिंग स्किज़ोफ्रेनिया. So these are one such factor. Then other factors such as कोई physical या कोई physiological या कोई social factors हैं during infancy या generally during early childhood, अगर ये factors present हैं ये भी increase कर सकते हैं to risk of developing some psychiatric disorder. For example schizophrenia में again हम discuss करेंगे urban upbringing, हम discuss करेंगे urban upbringing can increase the risk of schizophrenia. अगर चाइल्डहुड में या अर्ली एडोलेसेंट में पीपल यूज़ कैनबिस यूज ड्यूरिंग चाइल्डहुड या ड्यूरिंग एडोलेसेंट भी इंक्रीज कर सकता है रिस्क ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. सो दीज आर सम प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स. देन नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर. अगेन नाम से ही पता चल रहा है प्रेसिपिटेट. ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो इवेंट्स हैं, दे अकर शॉर्टली बिफोर द ऑनसेट ऑफ अ डिसऑर्डर. तो जब हम हिस्ट्री लेंगे अगर किसी पेशेंट को साइकाइट्रिक इलनेस है तो कभी कभी हमें कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स मिलते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं ये जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ इलनेस होते हैं एंड इट अपीयर्स कि दे हैव इंड्यूस्ड द साइकाइट्रिक डिसऑर्डर. तो मतलब अगर ये फैक्टर्स ना होते तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि दैट पर्सन माइट हैव नॉट डेवलप्ड दैट साइकाइट्रिक डिसऑर्डर. तो इन्हें बोलते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर. प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, रिमेंबर वो जो फैक्टर्स हैं जनरली हम डिस्कस करें दे आर अर्ली इन बर्थ या ड्यूरिंग चाइल्डहुड हैं या बिफोर बर्थ हैं. ये जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं दे हैव अकर्ड जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ इलनेस. सो लेट अस टेक सम एग्जांपल. सपोज फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि सीजर है, किसी को सीजर हुआ उसके बाद कोई साइकाइट्रिक इलनेस हो गई, किसी को ट्रॉमा हुआ, लेट अस से किसी को हेड ट्रॉमा हुआ उसके बाद साइकाइट्रिक इलनेस हो गई, किसी ने सब्सटेंस यूज़ किया
एंड उसके बाद कोई साइकाइट्रिक सिम्टम्स आ गए. सो इट सीम्स कि ये जो फैक्टर्स हैं इन्होंने इंड्यूस किया या इन्होंने प्रेसिपिटेट किया दैट साइकाइट्रिक डिसऑर्डर. मतलब अगर ये फैक्टर्स नहीं होते तो पॉसिबिलिटी थी दैट पर्सन माइट हैव नॉट डेवलप साइकाइट्रिक सिम्टम्स. सो जैसे हम सब्सटेंस में डिस्कस करेंगे, सब्सटेंस यूज कैन इंड्यूस सम साइकाइट्रिक डिसऑर्डर. एंड जनरली जब हम डिस्कस करेंगे ये इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स, तो यूजुअली अगर पेशेंट सब्सटेंस को स्टॉप कर देता है तो जनरली दीज सिम्टम्स दे रेमिट. सो इसका मतलब है दे आर इंड्यूस्ड बाय द सब्सटेंस. तो पहला है फिजिकल. देन सर्टन अदर फैक्टर्स जैसे कि साइकोसोशल फैक्टर्स. सो अगेन हम जब डिस्कस करेंगे, जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो वी आस्क फॉर सच फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ जॉब. लॉस ऑफ जॉब की वजह से लेटर से किसी को डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो गया या एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया. डेथ ऑफ फैमिली मेम्बर, कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, किसी की का ब्रेकअप हो गया, किसी की मैरिज हो गई, रिलेशनशिप इश्यूज़. मूविंग आउट ऑफ होम. मैनी टाइम्स हम देखते हैं कि मूविंग आउट ऑफ होम, पहली बार कोई घर से बाहर जा रहा है, लेटर से स्टूडेंट इज़ गोइंग आउट इन द हॉस्टल, या पर्सन इज चेंज हिज होम, चेंज हिज स्कूल, चेंज द जॉब. तो अगेन ये फैक्टर्स भी दे कैन प्रेसिपिटेट सम साइकाइट्रिक इलनेस. इनफैक्ट हम एक स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसे हम बोलते हैं ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर्स. स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सर्टन डिसऑर्डर्स जैसे कि PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, या फिर एडजस्टमेंट डिसऑर्डर. सो ये जो डिसऑर्डर्स हम डिस्कस करेंगे यूजुअली इट इज सीन कि दे आर प्रेसिपिटेटेड बाय सम ऑफ दीज फैक्टर्स. तो स्पेसिफिकली जब हम ये डिसऑर्डर्स का डायग्नोसिस बनाते हैं, वी लुक फॉर एनी स्ट्रेसर इन द हिस्ट्री. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दैट कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रेसिपिटेट कर सकते हैं सर्टन साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स. एंड लास्टली थर्ड फैक्टर्स है परपेचुएटिंग फैक्टर्स. परपेचुएटिंग फैक्टर्स का मतलब है दे आर मेंटेनिंग फैक्टर्स. ये जो फैक्टर्स हैं ये पेशेंट का जो इलनेस का कोर्स है उसको प्रोलॉन्ग करते हैं. एक बार इलनेस शुरू हो गई उसके बाद भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो इलनेस को प्रोलॉन्ग करें. सो दे प्रोलॉन्ग द कोर्स ऑफ द डिसऑर्डर आफ्टर इट हैज़ बीन प्रोवोक्ड. सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट कि हम ये फैक्टर्स आइडेंटिफाई करें, क्योंकि अगर हम ये फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड वी आर एबल टू सॉल्व दीज इशूज़, सो जो सिम्टम्स हैं दे मे बी इम्प्रूव्ड. सो फॉर एग्जाम्पल सपोज किसी को डिप्रेशन है. सो डिप्रेशन अब हो गया. अब डिप्रेशन की वजह से देर इज़ विड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज़. अब पेशेंट विड्रॉ कर गया सोशल एक्टिविटीज़ से. तो अगेन ये जो विड्रॉल है दिस में एक्ट एज अ परपेचुएटिंग फैक्टर. अब वो सोशली विड्रॉल है, ही इज़ नॉट गेटिंग पॉजिटिव इवेंट्स, वो उसकी एक्टिविटी बड़ी लो हो गई है. सो दिस कैन प्रोलॉन्ग द कोर्स ऑफ डिप्रेशन. तो अगर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं एंड इफ़ वी हेल्प द पेशेंट टू गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़, तो धीरे धीरे मे बी डिप्रेशन विल ऑल्सो इम्प्रूव. सपोज किसी को कोई साइकाइट्रिक इलनेस हुआ और लेटर से साथ में उसको कोई फिजिकल इलनेस भी हो गया. लेटर से उसको भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया या डायबिटीज़ है. अगेन ये जो फिजिकल इलनेसेस हैं ये भी अब उस साइकाइट्रिक इलनेस की ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं. सो इम्पॉर्टेंट है कि हम इनको आइडेंटिफाई करें एंड इनको ट्रीट करें ताकि इवन जो साइकाइट्रिक डिसऑर्डर है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आए. लेटर से किसी को कोई सिवियर इलनेस हो गई जिससे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, उसकी वजह से उसकी जॉब चली गई लेटर से, तो फाइनेंशियल इश्यूज़ एडअप हो गए बिकॉज ऑफ द इलनेस. अब फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से हो सकता है ये जो साइकाइट्रिक सिम्टम्स हैं दे गेट प्रोलॉन्ग्ड. तो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से और सारे इश्यूज़ भी आ सकते हैं इन द फैमिली. तो दैट कैन इंक्रीज और दैट कैन प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ साइकाइट्रिक सिम्टम्स. सिमिलरली बिकॉज ऑफ साइकाइट्रिक इलनेस लेटर से रिलेशनशिप इश्यूज़ हो गए. अब रिलेशनशिप इश्यूज़ कंटिन्यूसली प्रेजेंट हैं, सो दे में ऑल्सो सर्व एज परपेचुएटिंग फैक्टर्स. ये भी जो इलनेस है उसको प्रोलॉन्ग करें. तो इम्पॉर्टेंट है कि हम इन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें और इनको ट्रीट करें ताकि साइकाइट्रिक इलनेस ऑल्सो इम्प्रूव्स. सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफायर्स. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. जब हम चीफ कंप्लेंट्स लिखते हैं, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज एक पेशेंट हमारे पास आता है विद सम सिम्टम्स. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम चीफ कंप्लेंट्स कैसे लिखते हैं. सो वी विल राइट डाउन एज पर द पेशेंट. सो पेशेंट सेज फीलिंग सैड, डिक्रीज इंटरेस्ट, गेटिंग टायर्ड इजीली सिंस 3 months. तो कैन यू अप्रिशिएट हम क्रोनोलॉजिकली सिम्टम्स लिख रहे हैं. देन द पेशेंट ऑल्सो सेज कि डिक्रीज इंटरेस्ट, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, डिक्रीज एपेटाइट एंड डिफ़िकल्टी टू स्लीप. ये जो प्रेजेंट है अराउंड 2.5 months है. तो क्रोनोलॉजिकली हमने कुछ पेशेंट के इंपॉर्टेंट सिम्टम्स लिखे हैं एंड कैन यू अप्रिशिएट वी हैव जस्ट रिटन इन फ्यू वर्ड्स. सो दिस इज एज पर द पेशेंट.
नाउ एज पर द इन्फॉर्मेंट सेज कि ये सैड दिखता है, अपीयर सैड, कम बोलता है, टॉक्स लेस, डिक्रीज इंटरेस्ट टू गो आउट, बाहर जाने का इंटरेस्ट कम हो गया, एंड डिफिकल्टी टू स्लीप. नाउ एज पर द इन्फॉर्मेंट दे मे नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट. सो हमने एज पर द इन्फॉर्मेंट जो ड्यूरेशन उन्होंने बताया, दे आर एबल टू ऑब्जर्व ऑल दीज सिम्टम्स इन 3 months. सो दिस इज हाउ वी राइट द चीफ कंप्लेन. अब हम स्पेसिफायर्स लिखते हैं. लेट अस से द ऑनसेट जो था वो एक्यूट था. सो सिम्टम स्टार्टेड विद इन 2 weeks. एंड कोर्स में द फैमिली मेम्बर्स पेशेंट से कि ये करंटली 3rd टाइम ऐसा हुआ है, पहले भी 2 बार ऐसे सिम्टम्स आ चुके हैं. सो जो कोर्स क्या होगा वो होगा एपिसोडिक. सो प्लीज़ अप्रिशिएट यहाँ पे एपिसोडिक मतलब ये जो एपिसोड है ये 3rd एपिसोड है, इससे पहले भी 2 एपिसोड ऐसे आ चुके हैं. एंड ड्यूरेशन जैसे पेशेंट फैमिली मेम्बर्स ने बताया 3 months. एंड जब हमने स्ट्रेसर पूछने की कोशिश की, लेटर से कि हम कोई स्ट्रेसर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो हम लिखेंगे नो एपरेंट प्रीडिस्पोजिंग प्रेसिपिटेटिंग और परपेचुएटिंग फैक्टर. अगर कोई हमें फैक्टर मिलता है तो हम स्पेसिफाई करेंगे कि देयर इज परपेचुएटिंग फैक्टर या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर या परपेचुएटिंग फैक्टर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग जो हम डिस्कस करेंगे वो है HOPI मतलब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस. जो प्रेजेंट इलनेस प्रेजेंट सिम्टम्स के साथ पेशेंट आया है, अब हम उनको डिटेल में इलैबोरेट करेंगे. सो वी विल राइट इट लाइक अ स्टोरी. जनरली जब हम HOPI लिखते हैं वी नोट व्हेन द पेशेंट वाज लास्ट वेल, कि कब पेशेंट एसिम्टोमेटिक था, तो उससे हमें पता चलता है कि कब सिम्टम्स शुरू हुए. एंड सो वी आर एबल टू एस्टैब्लिश टाइम ऑफ ऑनसेट. सो इन दिस केस, जैसे कि इस केस में पेशेंट 3 महीने पहले तक ठीक था एंड उसके बाद सिम्टम्स डेवलप हुए. सो वी ट्राई टू एस्टैब्लिश टाइम ऑफ ऑनसेट. समटाइम्स ये डिफिकल्ट भी होता है, फैमिली मेम्बर्स में नॉट बी एबल टू टेल कि एग्जैक्टली कब शुरू हुए सिम्टम्स. तो हम कभी कभी कुछ डेट्स वी आस्क कि लास्ट दिवाली पे वो कैसा था, या अगर रिसेंटली उसकी कोई एनिवर्सरी आई है, बर्थडे आया, तो उस टाइम पे वो कैसा था. तो कभी कभी हम इनसे भी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या टाइम ऑफ ऑनसेट था. नाउ जब सिम्टम्स हम डिस्क्राइब करते हैं, सो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे इस केस में हम शुरू करेंगे, पेशेंट वॉज एपरेंटली वेल 3 months बैक when the patient started noticing या family member started noticing. So this is how we will start the HOPI. तो हम जब सिम्टम्स डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे, जो सबसे पहले सिम्टम्स शुरू हुए अर्लीस्ट क्रोनोलॉजिकली, हम उनसे स्टार्ट करेंगे जब चेंजेस नोटिस किए थे. एंड देन वी विल एक्सप्लेन दो सिम्टम्स टिल द प्रेजेंट टाइम. तो हम एक एक करके सिम्टम्स को लेंगे एंड वी विल क्रोनोलॉजिकली एक्सप्लेन देम इन डिटेल. सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट सिम्टम, उसको इलैबोरेट करेंगे. जैसे इस केस में हमने जब HOPI लिया, चीफ कंप्लेंट्स ली पेशेंट की, तो पेशेंट सेड कि 3 महीने पहले ही स्टार्टेड फीलिंग सैड. तो हम वहाँ से शुरू करेंगे एंड वी विल डिस्क्राइब इन दीज 3 months उसकी जो सैडनेस थी वो कैसी रही, क्या सिम्टम्स इंक्रीज हो रहे हैं या सिम्टम्स वैसे ही हैं या सिम्टम्स डिक्रीज हुए. देन वी विल टेक अप अनदर सिम्टम कि पेशेंट ऑल्सो स्टार्टेड नोटिसिंग कि उसका इंटरेस्ट कम हो रहा था. So like a story, we will describe these symptoms chronologically. So this is very important कि ऐसे हम describe करते हैं symptoms. Now very important, HOPI में हम कभी भी technical terms use नहीं करते. तो अगर patient को लेटर से उसका interest कम हो गया है तो हम बोलेंगे decrease interest. We will not use the term anhedonia. हमें पता है technical term decrease interest in previously pleasurable activity हम discuss करेंगे, इसे बोलते हैं anhedonia. बट हम HOPI में ये term use नहीं करेंगे. सपोज किसी को डिल्यूजन्स है, अगेन हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर डिल्यूजन्स, है ना. डिल्यूजन इज अ साइकोटिक सिम्टम. डिल्यूजन में पेशेंट को एक फॉल्स बिलीव आ जाता है. पेशेंट गेट्स अ फॉल्स बिलीफ जो कि बहुत फर्म है, फिक्स्ड है, उसको चेंज नहीं कर सकते. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट कह रहा है कि मेरा नेबर मुझे मारना चाहता है. ऐसा नहीं है. फैमिली मेम्बर्स कह रहे हैं सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा देयर इज़ नो एविडेंस टू इट. बट पेशेंट के माइंड में ये बिलीफ फिक्स हो गया है. जितना मर्जी हम पेशेंट को समझाएं, उसका ये बिलीफ चेंज नहीं हो रहा, तो डिल्यूजन है. बट जब हम HOPI में एक्सप्लेन करेंगे, हम ये पूरा जो फिनोमिना है उसको एक्सप्लेन करेंगे कि पेशेंट स्टार्टेड सस्पेक्टिंग कि नेबर्स उसे मारना चाहते हैं. एवरीवन ट्राइज टू कन्विंस हिम बट वो कन्विंस नहीं हो रहा, और वो क्या क्या कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ. एवरीथिंग वी विल राइट, बट वी विल नॉट मेंशन इन द HOPI कि पेशेंट को डिल्यूजन हो गया. वो हम MSc में इस्टेब्लिश करेंगे, बट HOPI में हम टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज़ करेंगे. वी विल एक्सप्लेन द सिम्टम्स इन डिटेल. नाउ ऑल्सो जब हम HOPI लिखते हैं, अदर देन द सिम्टम्स हम
पेशेंट का रिस्क ऑफ हार्म टू सेल्फ या अदर्स भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई रिस्क है अपने आप को नुकसान पहुंचाने का या फैमिली मेम्बर्स या दूसरों को नुकसान पहुंचाने का, देयर इज़ एनी रिस्क। एंड वी ऑल्सो ट्राई टू इंक्वायर कि क्या पेशेंट अपना ध्यान रख पा रहा है, अपना जो बेसिक नीड्स हैं, ईटिंग की, टॉयलेटिंग की, वो सब चीज़ें सेल्फ केयर पेशेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहा। जनरली ये हम इंक्वायर क्यों करते हैं? बिकॉज दिस माइट इंडिकेट नीड फॉर एडमिशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट हम डिस्कस करेंगे जब हम फॉरेंसिक साइकाइट्री डिस्कस करेंगे, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट MHCA 2017, तो उसमें हम ये कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कब नेसेसरी हो जाता है पेशेंट को एडमिट करना। सो नीड फॉर एडमिशन, क्या कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो नहीं है? अगर रिस्क ऑफ हार्म टू सेल्फ है या अदर्स हैं तो मे बी हमें कुछ इमीडिएट ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। सो मे बी वी विल मे बी पॉज अ बिट, हम हिस्ट्री ले रहे हैं तो हम थोड़ा पॉज करेंगे, हम उन चीज़ों को इस्टेब्लिश करेंगे, उन चीज़ों को बेसिकली सॉल्व करेंगे। अगर पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत पुअर है, उसने खाना नहीं खाया बहुत दिनों से, तो हम पहले उसको चेक करेंगे और उसको पहले हम रेक्टिफाई करेंगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई, इंक्वायर अबाउट दीज थिंग्स। ऑल्सो हम इंक्वायर करेंगे क्या कोई लीगल, फाइनेंशियल या कोई फैमिली इशूज़ तो नहीं है। मैनी टाइम्स ये भी प्रेजेंट होते हैं कि कोई लीगल केस चल रहा है, तो हम उसमें कुछ चीज़ें सस्पेक्ट कर सकते हैं कि क्या जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो करेक्ट है, रिलायबल है या नहीं है। कोई फाइनेंशियल इशूज़ तो नहीं है, जैसे हमने डिस्कस किया, ये प्रीडिस्पोजिंग, ये बेसिकली प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं, परपिचुएटिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं। सिमिलरली फैमिली इशूज़, तो ये फैक्टर्स हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जो ट्रीटमेंट है हम इनको भी कंसिडर करेंगे एंड इफ़ रिक्वायर्ड हम इनको भी वी विल एड्रेस दीज इश्यूज एज वेल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हम पेशेंट की फंक्शनिंग को भी असेस करेंगे। अगेन जैसे हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था, जब भी हम बोलते हैं किसी को डिसऑर्डर है, उसकी फंक्शनल इम्पेयरमेंट भी होती है। सो फंक्शनल इम्पेयरमेंट में हम उसकी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग असेस करेंगे कि इन 3 महीनों में पेशेंट की स्लीप कैसी थी, एपेटाइट कैसा था, बाउल एंड ब्लैडर पे कंट्रोल कैसा था, हाइजीन कैसी थी, लिबिडो, सेक्सुअल डिज़ायर कैसी थी। सो अगेन हम इन 3 महीनों में, फॉर एग्जांपल ये जो पेशेंट है उसकी इन सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस को भी असेस करेंगे। उसकी नींद अगर कम हो रही थी, क्या धीरे धीरे करके और डिस्टर्ब हुई, उसकी एपेटाइट कैसी थी, ये सब चीज़ें भी हम असेस करते हैं। बिकॉज वी नो कि कब जब कोई साइकाइट्रिक डिसऑर्डर होता है तो फंक्शनल इम्पेयरमेंट होती है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, बट यूजुअली देयर मे बी सम फंक्शनल इम्पेयरमेंट। देन पेशेंट की ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग हम असेस करेंगे। अगर स्टूडेंट है तो उसका स्कूल या कॉलेज कैसा चल रहा है, अगर कोई एम्प्लॉयड है या उसका बिजनेस है तो हाउ इज़ हिज ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, क्या वो रेगुलर हैं, क्या रिसेंटली बहुत ज़्यादा लीव्स तो नहीं ले रहे, अगर जा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कोई इंक्वायरी तो नहीं है उनके ऊपर, उनकी ओवरऑल फंक्शनिंग कैसी है, हम ट्राई टू असेस करते हैं। ऑल्सो लास्टली हम सोशल फंक्शनिंग की, इंटरेक्शन विद फ्रेंड्स कैसा है। तो फॉर एग्जांपल डिप्रेशन के पेशेंट में लेटर से इस पेशेंट में इंटरेक्शन अब कम हो गया है फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ तो हम इस्टेब्लिश करते हैं कि ये फंक्शनल इम्पेयरमेंट लेस सिवियर है या ज़्यादा है। अगेन माइल्ड इम्पेयरमेंट है या सिवियर इम्पेयरमेंट है। सो माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, सिवियर इम्पेयरमेंट हो सकती है। फंक्शनिंग से भी हमें कभी कभी पेशेंट की सिवियरिटी पता चलती है। फॉर एग्जांपल लेट अस से एक डिप्रेशन का पेशेंट है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर है पेशेंट को, तो लेट अस से वो ऑफिस, एक पेशेंट है जो ऑफिस जा रहा है बट वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, पेशेंट नंबर A, ही इज़ गोइंग टू द ऑफिस बट वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। पेशेंट नंबर B ने ऑफिस जाना ही बंद कर दिया, तो किसको लग रहा है कि सिवियर डिप्रेशन होगी? इट सीम्स कि शायद पेशेंट नंबर B हैज़ सिवियर डिप्रेशन। सो फंक्शनल असेसमेंट, फंक्शनिंग की भी असेसमेंट ज़रूरी है। सो HOPI में दिस इज़ हाउ वी राइट द HOPI। नाउ HOPI में लेट्स डिस्कस फ्यू मोर पॉइंट्स। एक है ट्रीटमेंट हिस्ट्री। अगर इन ड्यूरिंग दिस इलनेस, सो फॉर एग्जांपल ये जो पेशेंट हमने एग्जांपल लिया 3 मंथ से जिसको प्रॉब्लम्स हैं, उसने कोई ट्रीटमेंट लिया था, तो हम उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। एंड ऑल्सो वी ऑल्सो टेक द नेगेटिव हिस्ट्री। लेट्स डिस्कस कि ट्रीटमेंट हिस्ट्री क्या होता है, नेगेटिव हिस्ट्री। सो ट्रीटमेंट हिस्ट्री में हम पूछते हैं कि इस करंट इलनेस में क्या पेशेंट ने कोई ट्रीटमेंट लिया है, अगर लिया है तो उसका नेचर क्या है। सो मैनी टाइम्स फैमिली मेम्बर्स हमें डॉक्यूमेंट्स भी दिखाते हैं तो हमें पता चल जाता है। कभी कभी अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते फैमिली मेम्बर्स के बाद या मेडिसिन नहीं होते तो हम उनसे पूछते हैं कि नेचर क्या था। ओरल थी, ओरल में टैबलेट था, कैप्सूल था, कोई इंजेक्शंस लगे या कोई अदर मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट था जैसे कि ECT है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, कितने ड्यूरेशन के लिए ट्रीटमेंट लिया उन्होंने, देन OPD बेसिस पे लिया या हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ी, और अगर हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ी तो क्या रीजंस थे। रीज़न सच एज कि पेशेंट बहुत वायलेंट हो गया, रिस्क ऑफ हार्म था टू सेल्फ टू अदर्स, तो देयर मे बी सर्टन रीजंस।
पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या था टू द ट्रीटमेंट। एनी प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स तो हम देखते हैं कि अगर पेशेंट को ड्रग्स मिली थी, मेडिसिन मिली थी या थेरेपी हुई थी, उसका रिस्पॉन्स कैसा था। इजंट इट, अगर हमें पता हो कि एक ड्रग का रिस्पॉन्स अच्छा था तो वी मे थिंक कि उसको ही कंटिन्यू करते हैं, या अगर एक ड्रग का हमें पता चला कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था देन वी विल थिंक ऑफ अदर ड्रग्स। एंड ऑल्सो कि कंप्लायंस थी कि नहीं थी, क्या पेशेंट ने रेगुलरली वो मेडिकेशन या रेगुलरली थेरेपी किया था या नहीं किया था। सो वी टेक ऑल दीज डिटेल्स। लास्टली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेगेटिव हिस्ट्री। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नेगेटिव हिस्ट्री क्या होता है। नाउ सपोज एक पेशेंट को लेट अस से डिप्रेसिव सिम्टम्स के साथ हमारे पास आया है, जैसे ये पेशेंट था हमने जिसमें चीफ कंप्लेंट्स डिस्कस की। तो पेशेंट तो हमें प्रिडोमिनेंटली सब डिप्रेसिव सिम्टम्स बता रहा है, बट व्हाट इफ कि इस पेशेंट में कोई और प्रॉब्लम्स भी हो। लेट अस से अलॉन्ग विद डिप्रेशन पेशेंट को कोई एंजाइटी डिसऑर्डर हो, पेशेंट को ओसीडी हो, कोई साइकोटिक सिम्टम्स हो, तो हमें कैसे पता चलेगा। कभी कभी फैमिली मेम्बर्स या पेशेंट में टेल अस सर्टेन कंप्लेंट्स, बट हमें पता चलता है कि पेशेंट में तो और भी कंप्लेंट्स थी या और भी इश्यूज़ थे। तो वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाय टेकिंग नेगेटिव हिस्ट्री। नेगेटिव हिस्ट्री का मतलब है हम सब चीज़ें रूल आउट करने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि ये पेशेंट में प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। सो टू इंक्वायर अबाउट एनी फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स विच हैव नॉट एलिसिटेड सो फार। तो HOPI में हम जैसे हमने डिस्कस किया कि जो चीफ कंप्लेंट्स के सिम्टम्स है वो तो हम इलेबोरेट करेंगे ही, साथ में कुछ और सिम्टम्स भी हो सकता है फैमिली मेम्बर्स और पेशेंट बताएं। जैसे पेशेंट बोले मुझे हेडेक था, मुझे और कोई सिम्टम्स है, तो वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ नेगेटिव हिस्ट्री में हम और सारे सिम्टम्स को भी एक्सप्लोर करते हैं, रूल आउट करते हैं। तो नेगेटिव हिस्ट्री में हम रूल आउट करते हैं कोई ऑर्गेनिक कॉजेज़ तो नहीं थे, कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स तो नहीं थी, जैसे फीवर या वॉमिटिंग, कोई सीजर तो नहीं आया, हेड इंजरी तो नहीं हुई, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कोई एपिसोड ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो नहीं था। क्योंकि ये फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि डिप्रेसिव सिम्टम्स एक्चुअली हमें पता चलता है कि लेटर से पेशेंट की कुछ दिन पहले हेड इंजरी हुई थी या कोई सीजर आया था, उसके बाद सिम्टम्स शुरू हुए। सो हम रूल आउट करते हैं। देन सब्सटेंस यूज़ की, पेशेंट कोई सब्सटेंस यूज़ तो नहीं कर रहा था, अल्कोहल हो गया, ओपियोइड्स हो गए, कैनाबिस हो गया, तो वो भी हम रूल आउट करते हैं। देन अगर वो पेशेंट ले रहा है तो देन वी विल ऑल्सो मेंशन देम इन द HOPI। देन कोई साइकोटिक सिम्टम्स तो नहीं थे, जैसे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अभी MSc में, सच एज डिल्यूजन्स, हैल्यूसिनेशन। डिल्यूजन्स होते हैं फॉल्स बिलीफ, पेशेंट को कोई फॉल्स बिलीफ है, या फिर हैल्यूसिनेशन। हैल्यूसिनेशन में पेशेंट को फॉल्स परसेप्शन हो रही होती हैं, जैसे पेशेंट को कोई आवाज़ें आ रही हैं या कोई चीज़ें दिखाई दे रही हैं, फॉल्स परसेप्शन। नाउ अगर सपोज हमारे पेशेंट को डिप्रेशन है 3 मंथ से लेटस से, और जब हम फैमिली मेम्बर से पेशेंट से पूछते हैं कि पेशेंट को ऐसे कोई सिम्टम्स तो नहीं है, फैमिली मेम्बर से हाँ अभी 10 डेज से ही इज़ सेइंग दैट ही इज़ एबल टू हियर थिंग्स, तो हमारा डायग्नोसिस चेंज हो जाएगा। अब हम सिर्फ डिप्रेशन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये सिम्टम्स को रूल आउट करें। देन मूड सिम्टम्स, लेटस से पेशेंट ने ये जो मूड सिम्टम्स हमें बताए, बट हमें पता है कि डिप्रेशन के डायग्नोसिस में और सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे सुसाइडल थॉट्स या सुसाइडल एक्ट्स होती हैं। सो देर आर सो मेनी सिम्टम्स, तो हम उनको भी रूल आउट करेंगे क्या वो भी प्रेजेंट है या नहीं है। देन क्या कोई और मूड के सिम्टम्स जैसे मेनिया के, हाइपोमेनिया के सिम्टम्स तो नहीं है, सो वो सारे सिम्टम्स हम रूल आउट करेंगे। देन सिमिलरली कोई एंजाइटी रिलेटेड सिम्टम्स तो नहीं है, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर है या और कोई सिम्टम्स हैं, OCD के सिम्टम्स हैं, वो सब हम रूल आउट करेंगे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि नेगेटिव हिस्ट्री लेना ज़रूरी है, so that we don't miss any symptom. So this was about the HOPI. Now next is along with the psychiatric symptoms की हम हिस्ट्री लेते हैं। सिमिलरली कोई प्रेजेंट मेडिकल इलनेस तो नहीं है पेशेंट को, हम उसको भी रूल आउट करते हैं कि करंटली पेशेंट के कोई मेडिकल इश्यूज़ तो नहीं है, दैट ऑल्सो वी टेक। सो फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को कोई कॉन्करेंट अभी मेडिकल हिस्ट्री चल रही है, कोई मेडिकल या सर्जिकल इलनेस हुई है, अगर है तो उसकी डिटेल्स लेते हैं। अलॉन्ग विद दिस क्या कोई मेडिकेशन तो नहीं चल रही है करंटली पेशेंट की बिकॉज ऑफ दिस इलनेस, अगेन बिकॉज मेडिकेशंस से भी कभी कभी सम मेडिकेशंस ऑल्सो कैन इंड्यूस सम साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स, तो हम मेडिसिन्स की हिस्ट्री लेते हैं। ऑल्सो मेडिसिन्स जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो कुछ मेडिसिन्स की, कुछ साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स में जो मेडिसिन यूज़ करते हैं उनसे ड्रग इंटरैक्शंस भी हो सकती हैं। सो अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम डिटेल में अगर कोई पेशेंट मेडिसिन ले रहा है फॉर सम अदर इलनेस, उसको भी हम डिटेल में मेंशन करें। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द HOPI.